अब ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, शुरू कीजिए, चलिए। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद लोकेश जी। आप सभी का स्वागत है। 7 दिन के अंतराल के बाद फिर हम लोग मतलब दोबारा मिल रहे हैं गूगल मीट के माध्यम से। और जैसा कि लोकेश जी ने कहा कि 7 दिन मतलब बड़ी भारी अवधि थी, हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, सुन नहीं पा रहे थे और कुछ मिस हो रहा था। इसका मतलब भी कि जो एक हम लोग आदतन एक दूसरे को मिलते थे रोज रात को 9 बजे, वो आदत 7 दिन छूट गई और फिर कुछ छटपटाहट लग रही थी, ऐसा मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया भी है और आप भी बता रहे लोकेश जी। चलिए फिर से मतलब कारवा तो चलते रहेगा, शुरू कीजिए। और फिर एक बार सभी का मतलब अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और साथ में डॉक्टर सुनील देवांगन का भी स्वागत करता हूँ। और टू लोकेश जी। लोकेश जी धन्यवाद, अरुण जी को धन्यवाद और पूरे जो अतिथिगण हैं, हमारे जो श्रोता हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग को भी धन्यवाद है कि आप अपना टाइम निकाल के जो भी हेल्थ के लिए बेनिफिट आप लेने के लिए आए हुए हैं। होपफुली इसमें आपका एक जनरल क्वेरीज हम पहले कवर करेंगे और मैं इसको ब्रीफ में पहले इसलिए कहना चाहूंगा कि हम इसे वैसे भी पहले एक बार प्रेजेंट कर चुके हैं और ये रिपीट है। तो रिपीट केवल इसलिए है क्योंकि क्या है, अभी काफी समय भी हो गया है और ये बहुत ही कॉमन सा विषय है। शुभांगी जी, आपका माइक बंद कर दीजिए, शुभांगी जी। ओके। खाली मुझे कंफर्म करेंगे कि ये मेरा स्क्रीन जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप लोग को सबको दिखाई दे रहा है, जो कंफर्म कर देंगे बस। आ रहा, स्क्रीन आ रहा है आपका। बढ़िया है, दैट्स वेरी गुड। स्क्रीन दिखा रहा है, पीपीटी नहीं दिखा रहा है? नहीं नहीं, पीपीटी नहीं दिख रही है। ओके, मैं फिर से इसको करूं। ओके, नाउ स्क्रीन इज, अभी ठीक है? हाँ, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। That's fine.
डन। सो अगेन आप सभी का धन्यवाद। अब अपने टॉपिक पे आते हैं हम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लिविंग ह्यूमन बीइंग होने के, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारा गतिशील होना। जो मोबिलिटी है, हमारे चलने फिरने की जो मोबिलिटी है, वही हमें साबित करता है कि हम जीवित हैं। वो चाहे हम पेड़ पौधों के रूप में कहें, पेड़ पौधों में गतिशीलता उतनी नहीं होती जितनी कहना चाहिए जानवरों में या इंसानों में या फिर जो एनिमल्स में होती है। तो गतिशील होना ही जीवन है और जीवन गतिशीलता का नाम है। और अपनी गतिशीलता बनाए रखने के लिए हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जरूरत पड़ती है वो होती है आपके जोड़ों की, आपके हड्डियों की, मांसपेशियों को। इनको स्वस्थ रखना ही हमारी प्रायोरिटी है। और इसे यदि स्वस्थ रखेंगे तो बाकी की सारी चीजें, आपके हार्ट, आपके लंग्स और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, काफी हद तक आप इसको बहुत बेहतर रख सकते हैं। मैं, जैसा कि परिचय में बता दिया गया है, डॉक्टर डी सुनील भी लिखता हूँ बिकॉज हम लोग को इंग्लैंड में सिखाया गया था कि डी जो देवांगन है, सरनेम फैमिली नेम फर्स्ट कहते हैं वहाँ, और उसके बाद फिर आपका जो इंडिविजुअल नेम है उसको हम सेकंड में लिखते हैं। सो डॉक्टर डी सुनील इज सेम, डॉक्टर देवांगन सुनील होता है। प्रैक्टिसिंग जो मेरा सेंटर है जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थराइटिस के लिए जो स्पेशलिटी सेंटर है वो न्यू राजेंद्र नगर, रायपुर छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये मेरे कुछ लिंक्स हैं जिसमें से गूगल पेज है और इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, ट्विटर पेज है, सारी चीजें हैं। बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं और इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी आपको आते रहते हैं। तो मैं अपने बारे में वापस ये सब रिपीट करने की बजाय कहूंगा कि जो स्पेशलिटी है इसमें खासकर है ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। घुटने का, कूल्हे का, कंधे का ज्वाइंट रिप्लेसमेंट मेरी खास स्पेशलिटी है। रिवीजन सर्जरी हो या प्राइमरी हो, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी जिसको हम बोलते हैं, कंप्यूटर नेविगेशन सर्जरीज है, इस सब की स्पेशलिटी है हमारे पास में। घुटने में, कंधे में या जोड़ों के किसी भी प्रकार के जो लिगामेंट्स सुनते हैं हम, जो स्पोर्ट्स इंजरी होती है, उनकी ऑर्थ्रोस्कोपी की जाती है। और इनके इंस्टेबिलिटी, ढीलापन या मोच के लिए जो सर्जरीज होती है, लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, ये सब फैसिलिटीज होती है। और उसके साथ गठिया वात जिसे हम कहते हैं, जोड़ों में होने वाली किसी भी प्रकार की जो समस्या होती है जो बिना किसी चोट वगैरह के होती, सामान्यतः उसे हम आर्थराइटिस या गठिया वात कहते हैं, वो भी बहुत सुपर स्पेशलिटी लेवल पे कवर की जाती है। तो आइए आज देखते हैं हम घुटने की जो समस्या है, जो जोड़ों की समस्या है, जिसे हम आर्थराइटिस, गठियावात, संधिवात, विभिन्न प्रकार के नामों से पहचानते हैं, ये क्या चीज होती है और इसमें हम इसका प्रॉब्लम्स क्या होती है, लक्षण क्या होती है, इसके निदान क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो मेनली इसमें जो हम डिस्कस करेंगे जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जो आम वात जिसको हम कहते हैं सामान्य भाषा में, संधिवात होता है वो अलग चीज हो जाता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। और इसके लिए अभी ट्रीटमेंट का पार्ट से बेहतर हमें जरूरी है, हमें इसकी अवेयरनेस जो बोलते हैं, स्वास्थ्य के लिए जो जागरूकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक एपिडेमिक की तरह से होता है, जैसा अभी हमने देखा कि कोरोना जो था पेंडेमिक के रूप में आया था। पेंडेमिक का मतलब आप समझ गए हैं कि वो बहुत बड़े एरिया में, बहुत ज्यादा बड़े एरिया में कवरेज के रूप में लेता है। बट यह भी एक तरीके से मैं इसे पेंडेमिक ही कहूंगा, ऑल्दो इसको शुरुआत किया गया था एपिडेमिक के हिसाब से। तो एपिडेमिक में मात्रा कम होती बीमारी की। तो ये क्यों हो रहा है, ये आगे हम देखेंगे। ये इंडिया टुडे और टाइम्स मैगजीन, जो प्रोमिनेंट मैगजीन्स होती है, ऐसे मैगजीन्स में ये 2000 का है। ये जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये सन 2000 में ये पब्लिश कर दिया गया था और कहा गया था कि आने वाले समय में यह एक बीमारी एक बहुत अधिक मात्रा में सामान्य जनता को, कॉमन पॉपुलेशन को दिखाई देगी, सुनाई देगी, या कहिए कि उसका अनुभव होगा, ये बीमारी फैलेगी। ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया था साइंटिफिक डेटा के आधार पर। यदि हम जनसांख्यिकी कहें, जो अपन कहते हैं कि जो कैलकुलेट करें कि भाई गिनती करें, तो इसमें सारे जोड़ होते हैं, घुटना है, कूल्हा है, या फिर कंधा, कोहनी, टखना, कोई भी जोड़ प्रभावित हो सकता है। बट मोस्टली ऑस्टियोआर्थराइटिस में जिसको हम कहते हैं, वो नी और हिप जॉइंट सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। डेमोग्राफिकली यदि हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आज की डेट में इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से भी सोचेंगे हम, तो लगभग लगभग 15 से 20 करोड़ की आबादी प्रभावित है। सामान्यतः यह बीमारी 45 से 50 के उम्र के बाद शुरू होती है, क्योंकि यह
जो सो कॉल्ड अपन कहते हैं ना बुढ़ापा, जहाँ से शुरू होता है वहां से शुरू होती है। और 65 की उम्र के बाद मान के चलिए ये लक्षण बोन्स में, जो क्या है, ये बीमारी जो होती है हड्डियों के घिसने की होती है, जोड़ों के घिसने की होती है, तो वो एक्सरे में 70% लोगों में दिखाई देगा। मतलब आप साफ समझिए कि जो बुढ़ापे का जो लक्षण है वो आपको केवल सिम्टम्स के रूप में नहीं, साइंस के रूप में भी, जिसको हम कहते हैं कि वो आप उसको इमेजिंग में भी प्रोड्यूस करके देख सकते हैं, वो चाहे एक्सरे में हो या एमआरआई में हो। और जैसा कि 2000 में एंटिसिपेट किया गया था कि 80 करोड़ जनता 65 साल से ऊपर की होगी, 80 करोड़ जनता, ये अपन एंटिसिपेट किए थे, और जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। अभी आप देखेंगे कि एल्डरली पॉपुलेशन जो 60+, 65+ का पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ रही है, हमारी लिविंग इकोनॉमी बढ़ रही है। तो जो ओवरऑल आपका जो एवरेज लिविंग ईयर है वो बढ़ता जा रहा है। पहले यदि आप इसको फैक्ट को यदि सोचेंगे ना, तो सन 1947 में एवरेज जो लाइफ स्पैन था एक इंडियन का, दैट आप सुन के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, वो 37 साल था, 37 ईयर। इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान 37 में मर जाता है, वो एक ऑन एन एवरेज होता है। तो उस समय जो मैक्सिमम लोग थे, बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज नहीं थी, मेडिकल चीजें नहीं थी, बहुत सारी चीजें इवॉल्व हो गई है, तो एक एवरेज मैक्सिमम पॉपुलेशन जो होती है उसकी जो लाइफ थी 37 ईयर्स थी। ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसा हम इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, यह एक बहुत ही पुराने टाइप की बीमारी है, जिसको बोलते हैं ना बहुत लंबी बीमारी होती है। धीरे धीरे इसमें जोड़ों की सतह के ऊपर जो कार्टिलेज होता है, जो लेयर होता है, वह ब्रेक डाउन होता है, माइक्रो लेवल पे टूटता है। वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है। और इसके कारण से जो जोड़ों में लक्षण आते हैं, खासकर घुटने में जो आते हैं, वो है उसमें दर्द होगा, सूजन होगी, जकड़न होती है, स्टिफनेस होती है, अकड़ जाता है। मतलब क्या, मूवमेंट कोई भी करने जाते हैं उसमें पेन होता है। और यह यदि गंभीर ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तब दर्द का कारण पूरा बढ़ जाता है। मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे पेन्स होते हैं। और अभी आज की डेट में हम कहें तो लगभग 25 करोड़ भारतीयों को यह प्रॉब्लम होती है। इसके मूल कारणों की तरफ भी जाएंगे अपन, तो 3 मूल कारण है इसके। एक तो एजिंग प्रोसेस है, जीर्णता जिसे हम कहते हैं, दूसरा है जेनेटिक्स, आनुवंशिक जिसको कहते हैं, और तीसरा है ट्रॉमा, चोट। हम एक एक पॉइंट को धीरे धीरे इसमें डिस्कस करेंगे। एजिंग प्रोसेस को पहले हम देखते हैं। देखिए, प्रकृति का नियम है, जो जन्म लिया है वो मृत्यु को जाएगा। तो आपका सबका एक एजिंग प्रोसेस है, वो चाहे किसी भी एनिमल का हो, जीवित चीज का हो, चाहे पेड़ पौधे हो, सबका कि भाई उसका बचपना होता है, जवानी होती है, उसका बुढ़ापा होता है। तो ये बुढ़ापे के कारण ही ये प्रोसेस होता है। क्यों होता है, सॉरी, बुढ़ापे के कारण क्यों होता है? जैसे हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, दांत घिसने लगते हैं, वैसे ही जोड़ों की जो उपयोगिता है वो इतनी हो जाती है कि वहां का जो सरफेस है, सिंपल शब्दों में इसको समझिए कि जैसे किसी भी आपका जोड़ है, या फिर किसी भी मशीन को यदि हम समझें, उसका जो मोबाइल होता है, जो मतलब मोबाइल कह रहा हूँ, पुली जो होती है, उसका जो एक मिनट, मैं आपको शब्द प्रॉपर, मैं हिंदी का शब्द कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, जहाँ पे जो उसका चक्री जो होती है, जिसमें बेयरिंग जिसको हम कहते हैं, वो जो बेयरिंग सरफेस होता है, नई गाड़ी लेते हैं तो वो बिल्कुल नया होता है, उसके अंदर के छर्रे नए होते हैं, जहाँ छर्रा घूमता है वो बहुत बढ़िया होता है। और वो धीरे 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 घिसना शुरू होता है, और कई बार छर्रे इरेगुलर हो जाते हैं, उनका स्मूथ सरफेस खत्म होता है। सेम प्रोसेस आपके शरीर के वेट बेयरिंग जॉइंट्स में होता है, वजन जिसमें बहुत आता है। और घुटना एक ऐसा जोड़ है जिसमें आपके शरीर का कंटिन्यूअसली, आप चाहे चलते हैं, आप चाहे उकड़ू बैठते हैं, आप चाहे टॉयलेट में बैठते हैं, पालती मोड़ के बैठते हैं, उसमें लोड आता है, जिसके कारण से धीरे 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 वो कार्टिलेज डैमेज होने लगता है माइक्रो लेवल पे। और ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि केवल 65-60 के बाद ही डैमेज होता है। क्योंकि क्या होता है, वो कार्टिलेज बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसमें रिमॉडलिंग प्रोसेस होते रहती है, उसकी प्लायबिलिटी, उसकी जो इलास्टिसिटी जो होती है वो इतनी बढ़िया होती है, वो इतना लंबा चलता है। लेकिन रेगुलर उपयोग के कारण, अधिक वजन होने के कारण, इवन जेनेटिक्स के कारण ये चीजें धीरे धीरे डैमेज होती है। जेनेटिक्स की बात अपन करेंगे, दूसरा पॉइंट जो है इसमें होता है, जो जेनेटिक्स है वो मेनली, वैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन
ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी कुछ हद तक, जैसे यदि बुजुर्गों में हुआ है तो उनके बच्चों में होगा, पेरेंट्स में हुआ, तो ये 2 से 3 पीढ़ी तक आनुवंशिक रूप से भी आगे फॉरवर्ड हो सकता है। तो पहला कारण डेफिनेटली एजिंग प्रोसेस है। यह बुढ़ापे के कारण, उम्र हो जाने के कारण होने वाली बीमारी में से है पहला। दूसरा जेनेटिक्स, मैंने बताया इसका माइनर पॉइंट है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको हम संधिवात भी कहते हैं, यह संधिवात डेफिनेटली उसमें जेनेटिक कंपोनेंट बहुत ज्यादा होता है, 70, 80, 90% होता है। तीसरा आता है ट्रॉमा। यह ट्रॉमा या क्षति या चोट जिसे हम कहते हैं, ये कोई रोड एक्सीडेंट नहीं होता, जिसकी फ्रैक्चर नहीं होता, ये कोई वैसा एक्सीडेंट नहीं होता। यह ट्रॉमा डे टू डे लाइफ में होने वाला ट्रॉमा है, जो एक माइक्रो ट्रॉमा होता है। इसका मतलब आप इसको सिंपल शब्दों में समझिए कि मैं आपको कहूं कि सपोज एक बिल्डिंग मैंने आपको दे दी और एक छोटी सी हथौड़ी, एक 6 इंच की हथौड़ी दे दी और कहा इस बिल्डिंग को गिराओ, तो आप कहेंगे भाई ये क्या बचपन है, इतनी छोटी सी हथौड़ी से 5 माले की या 10 माले की बिल्डिंग को कैसे गिरा सकते हैं? बिल्कुल गिरा सकते हैं। मैंने तो आपको ये कहा ही नहीं कि इसको 1 दिन में गिराना है या 2 दिन में गिराना है। मैंने खाली हथौड़ी दे दी, आप उस हथौड़ी से जहां जहां भी उसके पिलर हैं, दीवार है, उसको बस धीरे 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 मारते बैठे रहेंगे, तो आने वाले हो सकता है 6 महीने में, साल भर में, 1.5 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में वो बिल्डिंग गिरी जाएगी। सेम प्रोसेस आपकी बॉडी में चलता है। ये कैसे चलता है? ये एक रिसाइकलिंग प्रोसेस है। जैसे आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वह जहां माइक्रो इंजरी होती है तो उसका रीमॉडलिंग होता है, और वो रीमॉडलिंग कई बार कवर नहीं होता है। वो ट्रॉमा इतना होता है कि वो आगे उस नुकसान को सस्टेन कर जाता है, और वही नुकसान धीरे 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 बढ़ते हुए बड़ी चोट में ग्रेजुअली एक्यूमुलेट हो जाता है। यह, मैं आपके जोड़ों के कार्टिलेज की बात कर रहा हूँ। तो यह कार्टिलेज जो है बहुत माइक्रो लेवल पे हुआ, एकदम मतलब इसको हम खुली आंख से देखने की कल्पना नहीं कर सकते। ये बिल्कुल माइक्रो लेवल पे, मतलब माइक्रोस्कोप से ही देख के बताया जा सकता है कि उसके सतह पे ये माइक्रो चोट है। और वो चोट कब होती है? जब आप चलते हैं, जंप करते हैं, कहीं से कोई हाई एंड स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, या फिर रेगुलर एक्टिविटी में केवल उकड़ू बैठ के यदि आप टॉयलेट भी जा रहे हैं, जैसे सोफे में बैठ रहे हैं, जमीन में पालथी मोड़कर बैठ रहे हैं, तो उस कार्टिलेज पे प्रेशर आता है, जिसके कारण से उस कार्टिलेज का माइक्रो लेवल पे डैमेज शुरू होता है। और यही डैमेज धीरे 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 जमा होके, थोड़ा थोड़ा जमा होके वो इतना सारा हो जाता है कि फाइनली वह गिसावट के रूप में देर सवेर आपके सामने आता है। इसको हम और आगे समझेंगे। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो मेन कारण, जैसा मैंने बताया कि एजिंग प्रोसेस है, जेनेटिक्स है, और तीसरा ट्रॉमा है। जीवन शैली का इसमें रोल बहुत ज्यादा है, लाइफस्टाइल का। और खासकर यदि आपकी इनएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, जैसे आजकल ऑफिस जॉब बहुत है, हम बैठे बैठे ही काम करते हैं। पहले का समय काफी था कि पहले चीजें साइकिल से होती थी, हम वॉक करते हुए घर का सामान ले आते थे। आजकल ये चीजें काफी चेंज हो गई, कहिए कि टेक्नोलॉजी आ गई है, हम दूसरी मशीनों का उपयोग काफी कर रहे हैं। मशीन्स का मतलब समझ रहे हैं, जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, और लिफ्ट का उपयोग है, इस टाइप की चीजें हैं, आपका एस्केलेटर है, ये सब बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं। तो जिसके कारण से आपकी जो नेचुरल नॉर्मल एक्टिविटी है वो काफी रिड्यूस हो जाती है। और जितनी एक्टिविटी रिड्यूस होती है उसका सीधा सीधा इफेक्ट आपके बोन्स में पड़ता है, आपके कार्टिलेज में पड़ता है, मांसपेशियों में पड़ता है। क्योंकि मांसपेशियों के साथ, बोन्स के साथ में, कार्टिलेज के साथ में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इनको स्टिमुलेशन के लिए एक्टिविटी चाहिए, और वह एक्टिविटी एक रेजिस्टेंस एक्टिविटी के रूप में होती है, तो उनकी स्ट्रेंथ रीमॉडलिंग प्रोसेस में बढ़ती है। और यदि यह एक्टिविटी नहीं होती है, जैसा कि हम देखते हैं कि जिनको एक्सरसाइज की आदत नहीं है, या कहिए कि बहुत लिफ्ट का उपयोग, बहुत कार का उपयोग करते हैं, तो उनकी एक्टिविटी रिलेटिवली कम होती है। और खासकर मोटे लोगों में एक तो एक्टिविटी भी कम हो जाती है, और दूसरा बॉडी में लोड भी बढ़ जाता है। जहां पे एक नॉर्मल इंसान का वेट यदि हम कहें 60 से 65 किलो होना चाहिए, यदि वो 5 किलो, 10 किलो एक्स्ट्रा, 20 किलो एक्स्ट्रा होता है, तो उसका लोड लगभग लगभग 5 से 7 गुना एक्स्ट्रा लोड का ज्यादा लोड आता है। मतलब आप समझिए कि यदि 65 किलो का इंसान 75 का हो जाता है, तो उसका वेट केवल 75 के हिसाब से 10 किलो का एक्स्ट्रा लोड नहीं होता, घुटने पे उसका लोड 5 किलो ज्यादा आता है, मतलब 5 गुना ज्यादा आता है। तो 65 को यदि हम मल्टीप्लाई करें तो वो होता है 300, 350 किलो। वो बिल्कुल उसको झेलने के लिए हमारा शरीर नेचुरली अडॉप्टेड है। लेकिन यदि वो 75 हो जाता है, तो वहां पे लोड 350 किलो का नहीं आ रहा है,
वहां पे 75 × 5 करेंगे आप तो वो हो जाता है सीधा 400, 450 के आसपास पहुंच जाता है। तो आपके घुटने का लोड सडनली सीधा सीधा 100-150 किलो के आसपास बढ़ जाता है केवल 10 केस में। सेम मैनर मोटापा दूसरी चीज क्या करता है, जैसे वेट बढ़ता है आपका पेन यदि है तो आपकी एक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि दर्द के कारण आप चलना कम कर देते हैं, आपकी एक्सरसाइज कम हो जाती है। एक्सरसाइज आप कम करते हैं तो आप बैठे बैठे वैसे भी खाने की टेंडेंसी होती है। जो लोग मोटे हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो सैड हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं कि भाई हमारा वजन बढ़ा हुआ है। और वो कई बार सैड होने से डिप्रेशन में भी खाने की एक बीमारी होती है। बहुत सारे लोगों में देखा गया है जो लोग डिप्रेस हैं वो ज्यादा खाते हैं, जो लोग मोटे हैं वो डिप्रेस हैं, वो ऐसे ही मोटे हैं वो और ज्यादा खाते हैं। तो ये एक विशेष साइकिल है, एक ना चक्रव्यूह है पूरा। तो वजन ज्यादा हुआ तो दर्द बढ़ेगा, दर्द बढ़ेगा तो आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करते बैठे बैठे खाते हैं और वेट बढ़ेगा। तो ये चक्रव्यूह आपको और परेशान करता है। ध्यान रखेंगे जब भी एक पैर में परेशानी आती है तो दूसरे पैर को हम ज्यादा उपयोग करना शुरू कर देते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि भाई जिस पैर में जिस हाथ में तकलीफ आपकी ज्यादा है उसका उपयोग आप कम कर देते हैं और ज्यादा उपयोग करना शुरू कर देते हैं, तो उसके कारण से दूसरे में भी अफेक्शन आपका बढ़ जाता है। और यह एक बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है, और यह हिप जॉइंट में भी सेम प्रोसेस होता है। अब हम कहेंगे कि भाई यह इस बीमारी से कौन बच सकता है। यदि हम कहें कि कोई ऑफिस टेबल जॉब करता है वो बचेगा, या जातीय धर्म के आधार पे भाई मोहम्मडन्स को नहीं होगा, क्रिश्चियंस को नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बुद्धिज्म को नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी इसके लिए इम्यून नहीं है, कोई फिक्स इम्यूनिटी नहीं कि इस जाति धर्म के या इस तरह के काम करने वाले लोग इससे बचे रहेंगे, या फिर कोई डॉक्टर है वो बचा रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी या मतलब इसके जो कुछ बेसिक रूल्स हैं उसको नहीं फॉलो करने वाले किसी भी जाति धर्म व्यवसाय या किसी से भी बिलोंग करते हैं, सबको यह पॉसिबिलिटी रहेगी। अब हम थोड़ा सा घुटने के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। घुटने को यदि हम सिंपल देखें तो ऊपर होती है ये जांग की हड्डी होती है, और ये नीचे होती है जो पैर की हड्डी होती है। दोनों के बीच में हमारा घुटने का जॉइंट बनता है। इसमें सामने एक छोटी सी हड्डी होती है जिसे हम पटेला या कटोरी के नाम से जानते हैं। जोड़ के अंदर कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसमें से एक पतली साइनोवियम मेम्ब्रेन होती है, जैसे आंख में हमारे साइनोवियम होता है, पतली सी झिल्ली होती है जो आंख आने पे लाल हो जाती है ना, ऐसी साइनोवियम। दोनों हड्डियों के बीच में बहुत ही छोटी छोटी दो गद्दियां होती है जो सी सेपेड होती है, जिसको हम मेनिस्कस कहते हैं। ये देखिए, ये एक सी सेपेड दो मेनिस्कस हो गए। ये घुटने के ऊपर का जॉइंट, फीमर का एंड, ये टिबिया जो नीचे की हड्डी उसे हम टिबिया कहते हैं, और ये है सामने की कटोरी जिसे हम पटेला कहते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा एनिमेशन में समझे। देखिए ये ही आपकी बोन, इसके ऊपर ये कार्टिलेज देख रहे हैं। ये सफेद अंडे का जो सफेद हिस्सा है उबालने के बाद कैसा दिखता है, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर होता है, उतना ही मुलायम होता है ये, और उस पर पूरा वेट आता है। इसके साइड में ये देखिए दो लिगामेंट लगे होते हैं, एक मीडियल एक लैटरल बाहर की तरफ। इसके अंदर भी दो लिगामेंट होते हैं। नीचे टीबिया के सरफेस पे भी हमको एक कार्टिलेज होता है। इसको हम पीछे से देखें तो देखिए साइड के दोनों लिगामेंट, ये अंदर के लिगामेंट जिसको जो एक्स आकार में दिखाई दे रही है, जिसको क्रूसियस कहते हैं। ये जो कार्टिलेज देख रहे हैं जो मैंने बताया अंडे की सफेदी जैसी, ये बहुत ही पतली सी थर होती है, लगभग 5 से 7 मिलीमीटर की, और यही कार्टिलेज घिस जाता है। ये यदि हम यहाँ से काट के यूं घिस के अलग कर दें तो इसके बाद बेयर बोन, बिल्कुल रॉ बोन एक्सपोज हो जाती है, जो एक दूसरे से टकराती, जिसके कारण से दूसरी समस्याएं उत्पन्न होती है। अब इसके लक्षण पे हम आते हैं। घुटने के जो खास लक्षण हैं गठियावाद के, घुटने या कूल्हे कंधे किसी में भी हो, तो उसमें मेन होता है आपका दर्द। किसी न किसी रूप में दर्द होता है, उसमें सूजन भी आ सकती है। जैसे जैसे बीमारी की अवस्था बढ़ती है पैरों का टेढ़ापन भी आता है, उसमें विकृति आनी शुरू हो जाती है। दर्द मैक्सिमली आपको एक्टिविटी के टाइम में ज्यादा होता है। खाली बैठे हैं जब जोड़ का उपयोग नहीं कर रहे हैं तब दर्द की मात्रा फिर भी कम होती है, और ग्रेजुअली ये बढ़ भी जाती है। खासकर कुछ एक्टिविटी जैसा कि मैंने बताया, उठने बैठने में, कुर्सी में बैठने उठने में, पालथी मोड़ने में, उकड़ू बैठने में,
सीढ़ी चढ़ने उतरने में ये तकलीफ काफी ज्यादा होती है। और यदि आपको नॉर्मल वॉकिंग में यदि तकलीफ नहीं हो रही है तो बिल्कुल पॉसिबल है इन सब में यदि तकलीफ हो रही है तो आपके शुरुआती लक्षण में भी ऐसा होता है, और जब केस एडवांस हो जाता है तब सारी एक्टिविटी में आपकी समस्या सामने आ जाती है। ये सेम चीज है इन इंग्लिश, इट्स कॉजिंग डेफिनेटली टेंडरनेस, एक कैचिंग सेंसेशन होता है, देयर विल बी एनी मूवमेंट इफ यू आर ट्राइंग टू डू इन द जॉइंट, इट विल प्रोड्यूस पेन, specifically while you're walking, going upstairs or downstairs, or you're using chairs, specifically when you're using commode or going for a toilet, then definitely it will create a more pain. Burning sensation also occurs at rest or sleep, and that is a type of a pain. And definitely in advanced stages there will be possibility of limitation of movement, and finally your limb from knee, it will be deformed, it will be D-shaped from normal aligned limb. सो अब हम इनसाइड देखें और इसका एक्सरे का एक कंपैरिजन देखते हैं। मैं आपको सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, यदि आपकी बेसिक नॉलेज जानते हैं तो आज की डेट पे मैं कहूंगा कि नी आर्थराइटिस का, घुटने के आर्थराइटिस क्या, आधा मेडिकल नॉलेज आपके पास में आ जाएगा। सो देखिए नॉर्मल देखते हैं, ये रही ऊपर की बोन, ये नीचे की बोन, फीमर, ये टिबिया, दिस इज फीमर, दिस इज टिबिया। आपको एक्सरे दिखा के बहुत सारे लोगों ने देखा होगा पहले भी, बोलते हैं ना नी में गैप आ गया है, बोलते हैं ये उल्टा है, ये नॉर्मल है, ये दूसरा स्टेज है जिसमें आप देखिए ये जो रेड स्ट्रक्चर दिख रहा है और अंदर एक ब्लू स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये जो रेड स्ट्रक्चर है ये साइनोवियम है, और ये जो ब्लू स्ट्रक्चर है ये पूरा साइनोवियल फ्लूइड होता है। इनफैक्ट ये लाइनिंग है जो कि धीरे 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 डैमेज होती है और यहाँ पे कचरा जमा होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे गैप जो है दोनों कार्टिलेज, ये जो ब्लैक लाइनिंग दिख रही है कार्टिलेज की थिकनेस है, ये नॉर्मल में होती है और इसके कारण यहाँ पे गैप दिखाई देता है। जैसा कि मैंने वर्ड यूज किया, लोग बोलते हैं सर इसमें गैप आ गया है, गैप होना नॉर्मल है, वो अब नॉर्मल नहीं है। दूसरे स्टेज में आप देख रहे होंगे, देखिए ये अंदर की साइड का है, यहाँ पे गैप कम होना शुरू हो गया, अर्थात इसके ऊपर जो बोन है वो एक्सरे में दिखाई देती है, कार्टिलेज नहीं दिखाई देता है, तो यह कार्टिलेज खत्म होना शुरू हो गई जिसके कारण से यह गैप रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। स्टेज 3 जो होता है इसमें यह कार्टिलेज टोटल खत्म हो जाती है, यहाँ देख रहे हैं, और ये एक दूसरे के ऊपर एक्सरे में ऐसा लगता है बोन चढ़ गई है, बिकॉज कार्टिलेज खत्म हो जाता है तो बोन का जो शेडो है वो ओवरलैप कर जाता है। ये आपका नॉर्मल है। स्टेज 1 जो होता है ना उसमें केवल जोड़ों में सूजन आती है, यहाँ जो साइनोवियम है वहां पे, जो मैं इसमें नहीं दिखा रहा हूँ वो उसका एक्सरे बिल्कुल सेम दिखता है। जो स्टेज 2 होता है जिसको हम मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, इसमें घिसावट शुरू होती है, देख रहे होंगे ये थोड़ा सा उबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है पूरे जोड़ के अंदर, और इसके हिसाब से लक्षण भी होते हैं। ये जो मैंने स्टेज 1 जो बताया, स्टेज 1 में आपका जो घुटना है वो बहुत ही माइल्ड पेन करता है, मतलब ऐसा होता है कि हल्का सा आपको पेन होगा, जैसे सुबह सो के उठे या बहुत लंबे समय तक बैठे, उसके बाद आप जो पहला दूसरा कदम लेते हैं उसमें पेन होता है, और उसमें मेनिस्कस डैमेज, साइनोवाइटिस, ये सारी चीजें होती है, तो इससे बहुत ही हल्का पेन होगा आपको, एक बार या तो तीव्र पेन भी होगा, लेकिन वो पेन ज्यादा लंबे समय तक नहीं होता, आप थोड़ा बहुत पैर को एडजस्ट करते हैं, फिर आप हो सकता है मार्केट जाके आ सकते हैं, मंदिर जाके आ सकते हैं, तो पेशेंट आके बताएगा अरे कुछ नहीं, मेरे को थोड़ा सा पेन होता है, फिर मैं ऐसे पैर को एडजस्ट करता हूँ और फिर मैं अपना काम कर लेता हूँ। तो दैट इज वेरी इनिशियल अर्ली फेज। दूसरा फेज होता है जहां पे मॉडरेट होता है, इसमें पेन की मात्रा बढ़ जाती है जिससे आपकी जो चलने फिरने की क्षमता है ये रिड्यूस होती है। इसमें पेशेंट बताता है कि हम थोड़ा सा लंबा चल पाते हैं और उसके बाद पेन होना शुरू होता है, फिर बैठना पड़ता है, तो इसमें चलने की जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है और पेन आपकी नॉर्मल एक्टिविटी में ज्यादा समय तक होता है। इसमें जैसे बेंडिंग एक्टिविटी है, स्टेयर्स में चढ़ना उतरना, उसमें आपकी परेशानी ज्यादा दिखती है। इसके बाद जो स्टेज 3 होता है, स्टेज 3 में पेन का जो ड्यूरेशन है, कंटिन्यूटी है, वो बहुत लंबी हो जाती है, इसमें मात्रा बहुत होती है। इसके साथ ही पैर जो देख रहे हैं ना वो सीधे अलाइन होकर अंदर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाता है, अर्थात पैर आपका बाहर गोला लेना शुरू कर देता है, जिसको मैं आगे पिक्चर में दिखाऊंगा आपको।
सो ये तीनों स्टेज हैं, ये तीनों स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 याद रखिए, क्योंकि ये हमें ट्रीटमेंट में भी आपको गाइड करेगा। जैसा मैंने बताया, ये देखिए ये नॉर्मल पैर होता है, इसमें दोनों घुटने लगभग आपस में चिपकते हैं। वारस डिफॉर्मिटी होती है, अर्थात बो लेगेड जिसको बोलते हैं, इसमें पैर बाहर की तरफ खुल जाते हैं और इसमें पैर अंदर की तरफ खुलते हैं, ये वाल्गस। ये जो तीसरी कंडीशन है, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कॉमनली होती है, संधिवात में। जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें इस प्रकार का पिक्चर ज्यादा मिलता है। ये ऊपर का जो टॉप पिक्चर आप देख रहे हैं, दोनों का पैर यूं बाहर की तरफ घूम जाएगा, बट ये जो है नीचे से बाहर की तरफ पैर का घूमना, ये वाल्गस डिफॉर्मिटी कहलाता है। ये दोनों नीचे के पिक्चर ऑपरेशन के बाद के। अब आते हैं हम इसके स्टेज वाइज मैनेजमेंट में। इसके मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कहूंगा कि यदि आप प्रिवेंशन में जा रहे हैं, बिफोर हैविंग एनी प्रॉब्लम, आपको अपने वजन पे शुरू से कंट्रोल करना चाहिए। यदि ये कर लिए तो आपके इस बीमारी से ग्रसित होने की संभावना काफी कम हो जाती है। आपके पेन को हम जितना रिड्यूस करें, अपनी मोबिलिटी अर्थात एक्टिविटी को यदि आप बनाए रखते हैं किसी भी तरीके से, तो वो बहुत फायदेमंद होता है। और यदि आप अपनी मोबिलिटी को बनाए रखते हैं तो उससे डैमेज कम से कम होता है, और ये जो मैंने बताया, ये जो चक्रव्यूह है, दुष्चक्र है, ये ब्रेक हो जाता है। अर्थात आपका वेट बढ़ेगा नहीं तो आपको पेन कम होगा, पेन कम होगा तो आप एक्सरसाइज और एक्टिविटी कर पाएंगे, और यदि वो आप कर पाते हैं तो आप वेट कंट्रोल करके बेटर कर सकते हैं। तो वेट कंट्रोल करना बहुत अच्छा है। तो इनिशियली जो शुरू होती है परेशानी, उस समय यदि आप अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, तब बीमारी आपको कम से कम परेशान करती है। दूसरा, दर्दनाशक दवा। इसको मैं, ये जो पेन किलर वाला पार्ट है, मैं इसको डिटेल में डिस्कशन बाद में करूंगा, बट जहां दर्द होता है वहां पे हमें NSAIDs हम कहते हैं बेटर फॉर्म में, इसको दर्द कम करने के लिए दवाई दी जाती है। इसमें आप गर्म या ठंडे पानी का सेक भी एडवाइस किया जाता है, कुछ क्रीम और लोशंस भी एडवाइस करते हैं, और कुछ फिजियोथेरेपी के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसके थ्रू वहां पे भी सिकाई की जा सकती है। साथ ही इनिशियल स्टेज में, स्टेज 1 और 2 में, कई बार जोड़ों के अंदर डॉक्टर कुछ इंजेक्शंस की भी सलाह देते हैं, जिसके कारण से आपको दर्द कम करने में काफी मदद मिलती है। बट ये सब टेम्पररी ऑप्शंस हैं, इनिशियल स्टेज में ही काम आते हैं। और यदि इनिशियल स्टेज में काम आ जाते हैं और आपकी मोबिलिटी रिस्टोर हो जाती है, तो आप एडवांस स्टेज में अपनी आर्थराइटिस को पहुंचाने से रोक सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा मतलब एक इनडायरेक्ट सजेशन ये रहेगा कि जब भी दर्द तकलीफ वगैरह शुरू होती है, तो आप यदि अपने स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं और अपने दर्द को कम कर लेते हैं, तो आपकी मोबिलिटी बनी रहती है, और मोबिलिटी यदि बन जाती है तो आपकी बीमारी आगे बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। फिर आते हैं हम स्टेज 3 में, स्टेज 2 और 3 में। यहाँ पे दो विकल्प होते हैं जो कि ऑपरेशन के विकल्प होते हैं। ऑपरेशन दो तरीके का हो सकता है, एक तो माइनर ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, दूसरा इन अदर वर्ड्स, चूंकि उसमें सारा कुछ बदलते हैं, मेजर बोल सकते हैं। तो जो माइनर ऑपरेशन है वो है दूरबीन से होने वाली एक ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी है, दूरबीन पद्धति से होती है, और दूसरा होता है जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी। तो दूरबीन पद्धति क्या होती है, जब जैसा कि मैंने बताया कि जो कार्टिलेज डैमेज होता है वो रेत के रूप में जमा होने लगता है, रेत या छोटे छोटे एकदम बहुत बारीक कंकड़ पत्थर के रूप में वहां जमा होना शुरू हो जाता है। तो उसकी साफ सफाई, एक तरीके से कहें हम जॉइंट के अंदर की सर्विसिंग करते हैं, जिसमें जो भी टूटा फूटा पार्ट है कार्टिलेज का या मेनिस्कस का, कई बार इसमें छोटे छोटे बोन्स भी बन जाते हैं, पार्टिकल्स बन जाते हैं, वो सबको निकालने के लिए, या फिर जैसा मैंने बताया कि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है वो थिकंड हो जाती है, मोटी हो जाती है, उसको भी निकालने के लिए हमें एक की होल सर्जरी करके हम सारा कुछ इसको एक रिपेयर कर लेते हैं, सफाई कर लेते हैं कहना चाहिए। बट यह बहुत ही टेम्पररी प्रोसीजर है, इसका कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है बहुत कुछ जिसमें हमको इस सर्जरी से परमानेंट रिलीफ मिलती है। लेकिन क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मैंने देखा हुआ है कि कई बार यह ऑपरेशन 6 महीने 3 साल तक चलता है। कई बार फायदा नहीं होता किसी को, क्योंकि पेन का जो पैटर्न होता अलग होता है, और कई बार यह एक बार ऑपरेशन करा के किसी किसी को 10 साल 15 साल और लाइफ टाइम, मतलब उस पैर में नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, प्रोवाइडेड वो इफेक्टिव हो जाता है, या कई बार उसमें आगे प्रोग्रेशन इतना नहीं होता। तो ये एक बहुत ही कहना चाहिए ना कि नॉन डिपेंडेंट टाइप का प्रोसीजर है, इसमें फायदा भी होता है, कई बार फायदा नहीं भी होता। अब आता है इंपॉर्टेंट चीज जो हम स्टेज 3 में या स्टेज 3 के बाद वाले प्रोसीजर में, जिसको हम कहते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट।
टोटल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो तीनों सरफेस है, फीमर का सरफेस, टीबिया का सरफेस और पटेला का सरफेस, इसे बदल दिया जाता है। इसके अंदर तक पाए जाने वाले टोटल सरफेसेस को बदल देते हैं। तो आइडियली इस ऑपरेशन का नाम टोटल सरफेस नी रिप्लेसमेंट होना चाहिए, नी सरफेस रिप्लेसमेंट होना चाहिए। टोटल नाम जैसे ही बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है पता नहीं यहाँ से उठा के पता नहीं जान से और नीचे पैर से ऑपरेशन करके काट देते होंगे, खूब सारा खून निकलता होगा और पता नहीं कितनी बड़ी सर्जरी होगी। बिल्कुल नहीं। आपने नी को देखा, छोटा सा स्ट्रक्चर है, ये इसका लेयर हटाते हैं, नीचे का लेयर हटाते हैं और यहाँ पे पटेला हटाते हैं, बस इतना सा प्रोसीजर है। इसमें 3-4 कंपोनेंट होते हैं, ऊपर फीमर, नीचे टिबिया जो सिंगल में भी होती है और डबल पार्ट में भी होती है, और उसके बाद एक सामने पटेलर बटन बताशे के रूप में होती है। इसको हम एनिमेशन में समझे, देखिए ये है आपका पैर का स्ट्रक्चर, ऊपर से चमड़ी है, चमड़ी हट जाती है तो आपके पास ये देखिए मांसपेशियां, ये बोन्स और स्ट्रक्चर्स पूरे आ जाते हैं। ये सामने पटेला है, ये ऊपर फीमर है, नीचे टिबिया है। ये कार्टिलेज देख रहे हैं आपको एकदम बिल्कुल चमकती हुई दिख रही है, यह कार्टिलेज हम बदल देते हैं, यहाँ पे मेटल रिप्लेस होता है। देखिए ये मेटल हो गया, ये भी नीचे मेटल हो जाता है, बीच में प्लास्टिक लगता है, या नीचे का हिस्सा एक सिंगल प्लास्टिक के रूप में भी होता है। ये पूरा एक इम्प्लांट होता है, आपका जो पूरा मूवमेंट बनाता है, बताता है, और इसका जो सरफेस होता है वो एब्सोल्युटली स्मूथ फिनिश होता है, जो पूरा मूवमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये वो पार्ट होता है जिसे हम नी रिप्लेसमेंट के रूप में लगाते हैं। बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी होती है, बहुत अच्छी चीज होती है जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। देखें ये पूरा मूवमेंट होता है जिससे पूरा का पूरा आपका पैर डीप बेंडिंग कर सकता है, जो आप कहिए कि 135 से 140 डिग्री अपने पैर को मोड़ के, पालथी मोड़ के, ऊपर मोड़ के बैठ सकते हैं। अब आते हैं हम क्लिनिकल पिक्चर पे। स्टेज 3+ में पेशेंट की स्थिति कैसे रहती? दोनों पैर ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, लाठी पकड़ने के बाद भी ये चल नहीं पा रहे हैं। 72 साल के बुजुर्ग हैं, दुबले पतले देख रहे हैं, कोई वजन ज्यादा नहीं है, लेकिन इनकी स्थिति देख रहे हैं बिल्कुल निशक्त हो चुके हैं। दाढ़ी देखिए, बाकी सारा कुछ बदल जाएगा। चश्मा लगाए हैं, चल नहीं पा रहे हैं। इनका नी रिप्लेसमेंट करने के बाद 3 सप्ताह में, 3 सप्ताह से 4 सप्ताह, 1 महीने के अंदर वही इंसान है। दाढ़ी बस है, ध्यान दीजिए, बाकी सारा बदल गया है। वॉकिंग बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, आपकी लाइफ पेनलेस हो जाती है। नीचे बैठना, पालथी मोड़ना बिल्कुल कर सकते हैं। ये बिल्कुल फैसिलिटी मिल सकती है, प्रोवाइडेड आपकी सर्जरी एक्सपर्ट के द्वारा की गई हो। ये देखिए, नमाज पढ़ना हिंदुओं में सूर्य नमस्कार के बराबर होता है, ये भी बिल्कुल कर सकते हैं। नीचे सोफे पे बैठना, उठना पेनलेस, मतलब आपकी उस एज में आपकी जो लाइफ है बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाती है। सीढ़ी चढ़ना बिना सहारे के बहुत ही इजी हो जाता है। तो ये इन शॉर्ट आपकी उस एज में जो आपकी घुटने से संबंधित जितनी रिक्वायरमेंट हो पूरी हो जाती है। अगेन ये रोमेटॉइड पेशेंट है, 45 की एज, दोनों पैर बहुत ज्यादा नहीं मुड़े हुए हैं, लेकिन देखिए चलने की जो डिसेबिलिटी है वो काफी ज्यादा है। सेम प्रोसीजर, दोनों पैरों का ऑपरेशन एक दिन छोड़ के एक के बाद ऑपरेशन के बाद किया गया। उसके बाद 3 सप्ताह में इनकी रिकवरी, 3 से 4 सप्ताह की रिकवरी में देखिए बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं। गुजराती पेशेंट हैं, ये गरबा एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं। देखिए ये गरबा कर रहे हैं। 110 किलो के बाबा जी, देखिए पैर कैसे झूल रहा है चलते समय, देख रहे हैं पूरा लचक रहा है। ऑपरेशन के बाद सारा कुछ स्टेबलाइज, इनको पार्किंसंस डिजीज है, सब कुछ स्लो चलते हैं, धीरे चलते हैं। पैर सीधा हो गया, चाल पूरी सुधर गई, इंडिपेंडेंटली सीढ़ी चढ़ सकते हैं, इंडिपेंडेंटली उतर सकते हैं। 110 किलो का वजन होने के बाद भी यह जमीन पे बैठ के पालथी मोड़ सकते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विद द एक्सपर्ट काइंड ऑफ सर्जरी। रिकमेंडेशन नहीं है कि आप डेली इसको नीचे करके बैठें, बट ये लग्जरी है जो इस ऑपरेशन के बाद आपको बिल्कुल मिल सकती है। नमाज पढ़ना, नी बेंडिंग करना, ये सारी एक्टिविटी वैसे भी आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है, बट कभी आपको कोई जरूरत पड़े तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप अपनी रिकवरी के बाद में। ये देखिए, गुजरात की मासी, हम लोग जाड़ी बोलते हैं, वहां पे जाड़ा जाड़ी बोलते हैं गुजराती लोग। ये कितना मोटा पैर दिख रहा है, खंबे की तरह पैर है, झूल झूल के चल रही है। एनआरआई पेशेंट थे, ऑपरेशन करा के चले गए, 3 महीने के बाद लौटे। इनको सफेद साड़ी पहन रहे, देख रहे हैं। ऑपरेशन के बाद जब 3 महीने बाद आया तो इनको पहचानना मुश्किल हुआ, सारी चीजें बदल गई, कपड़े का रंग बदल गया, बाल काले हो गए, सी एब्सोल्युटली गुड। देखें चाल इनकी,
तो लाइफ आपकी बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाती है, हैप्पी हो जाती है, हेल्दी हो जाती है, पेनलेस हो जाती है। तो दैट इज अ लग्जरी ऑफ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। ये आपको ओल्ड एज में एक नई लाइफ देता है जो कि आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए, गरबा गरबा करते हुए ये सारी चीजें भी वो कर सकते हैं। सो दे आर लिटरली एंजॉयिंग द लाइफ। एक और पेशेंट, देखिए पैर कितना ज्यादा मुड़ा हुआ है। इस मुड़े हुए कंडीशन में यदि हम नॉर्मल आदमी को भी पैर को ऐसा मोड़ के चलने की बात करें ना, तो वो थक जाएगा, दर्द होने लगेगा। ऑपरेशन के बाद दोनों पैर सीधे, वॉकिंग एब्सोल्युटली नॉर्मल, पेशेंट गॉट एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ इन टर्म्स ऑफ वॉकिंग एंड एवरीथिंग। पहले इंसिजन बहुत बड़ा होता था, चीरा बड़ा लगता था, ऑलमोस्ट 8 इंच 10 इंच। आजकल लगभग लगभग 3 इंच 4 इंच के चीरे से पूरा ऑपरेशन बढ़िया से हो जाता है। टेक्निक्स होती है जिसको हम मिनिमल एक्सेस टेक्निक कहते हैं। सारे पेशेंट अपने बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, आप देख सकते हैं, सब पालथी मोड़ के बैठे हुए हैं। तो ये कुछ कुछ पेशेंट्स हैं हमारे जो ऑपरेशन के बाद पालथी मोड़ के बैठे, बिकॉज नी रिप्लेसमेंट के बाद ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत लोग करते हैं कि हम पैर मोड़ सकते हैं। वी हैव a lot of examples। मोटापे में सर्जरी हो सकती कि नहीं हो सकती? देखिए इतना मोटा पेशेंट, हैवी पेशेंट, दोनों पैरों का ऑपरेशन हुआ है, कितना हैवी आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कितना मोटा पेशेंट। लकीली सेंट्रल इंडिया में इतने मोटे पेशेंट नहीं होते, लेकिन अब ओबेसिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो कॉमनली देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन के बाद मोटे पेशेंट भी बहुत अच्छे से पालथी मोड़ के बैठ सकते हैं। देखना कितना हैवी पेशेंट है, हाथी शर्मा जाएगा। ऑपरेशन के बाद बैठ सकते हैं, इतना पैर यहाँ से ज्यादा नहीं मुड़ रहा। देख रहे हैं ये जो फोल्ड है यहाँ क्लोज हो चुका है, इसलिए पैर पूरा अंदर तक नहीं जाए, क्योंकि यहाँ पे जो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी वजह से। तो मोटापे में भी ये सर्जरी बहुत सक्सेसफुली हो सकती है, प्रोवाइडेड इट्स एक्सपर्ट्स। तो इतना मोटापा होता है, बहुत ज्यादा हैवीनेस होती है। तो मोटापा बहुत बड़ा अभिशाप है, लेकिन कंट्रा इंडिकेशन नहीं है ऑपरेशन के लिए, बहुत सारी चीजें। तो हिप जॉइंट में भी यह होता है। मैं इसको अभी कवर नहीं कर रहा हूँ इसमें, बिकॉज जो ओवर मिंगलिंग होगी इसको, तो आई एम जस्ट स्किपिंग दिस। इस ऑपरेशन को करने के बाद कुछ सावधानियां होती है, जैसे बोलते हैं ना प्रोडक्ट मैनुअल आता है, तो गर्म पानी से सिकाई नहीं करना, वहां मालिश नहीं करना, बहुत डेली में रेगुलरली आपको उकड़ू बैठना, पालथी मोड़ना बहुत फ्रीक्वेंट उपयोग नहीं करना चाहिए। आपकी बेड का हाइट बड़ा अच्छा होना चाहिए, टॉयलेट सीट्स वगैरह उठा लेनी चाहिए ताकि उसकी लाइफ हो। मतलब ये सावधानियां हैं बेसिकली, है। एंड कुछ सेंसेशन चेंज हो जाते हैं जिसको अलग सा फील होता है, बट इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल। तो जो क्या होता है ना, जोड़ का जो नॉर्मल सेंसेशन है वो चेंज हो जाता है बस, बट यू गेट अ वेरी गुड न्यू नॉर्मल जॉइंट। तो दिस इज ऑलमोस्ट, मेरा लेक्चर यहाँ खत्म होता है। तो लाइफ डजंट स्टॉप्स एनीवेयर जस्ट बिकॉज एनीवन इज हैविंग आर्थराइटिस, बिकॉज लाइफ इज मोबिलिटी एंड मोबिलिटी इज लाइफ। यहाँ पे मेरा लेक्चर खत्म होता है, बट मैं इसमें एक मेंशन करना चाहूंगा कि पिछले लेक्चर में, इसी लेक्चर में हम लोग कुछ लोगों से जुड़े हुए थे, और एक मेरा नंबर यहाँ पे नोट कर लेंगे यदि आप किसी को नोट करने का टाइम मिल रहा है तो, नहीं तो मैं चैट बॉक्स में भी लिखूंगा, क्योंकि भविष्य में हम आपसे कांटेक्ट में रहेंगे ही और मेरा नंबर ग्रुप में मिलेगा। तो मैं जो मेंशन कर रहा था कि 6 महीने पहले पहला मेरा लेक्चर यहाँ पे हुआ था, उसके बाद हम कुछ लोगों से जुड़े हुए थे, उसमें से खास मेंशन करना चाहूंगा मैं, जो कि अब मेरे एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के बहुत ही, कहना चाहिए एक अनवरत जो रिलेशन होता है हमारा डॉक्टर और पेशेंट का, उसमें जुड़ चुके हैं। और वो हैं हमारे देवांगन फैमिली के वीना जी और राजीव जी। इनकी मदर का मैंने ऑपरेशन अभी लास्ट मंथ किया हुआ है, एंड शी इज एब्सोल्युटली गुड। सो इट्स माय प्लेजर टू शेयर दिस एक्सपीरियंस, इट्स माय ऑनर, एंड डेफिनेटली मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा राजीव जी का और वीना जी का, जिन्होंने इतना बढ़िया ट्रस्ट किया, जो रांची में रहते हुए, हालांकि इनका नेटिव प्लेस भिलाई दुर्ग ही है, वहां से ये आए, इनके दोनों मम्मी जी के दोनों पैरों का ऑपरेशन हुआ, एंड शी इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो थैंक यू अगेन। और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही मुझे कहना चाहिए, यहाँ से हम कनेक्ट हुए और एक हमारे पास एग्जाम्पल सेट हुआ, हमने कुछ नई चीजें की, और यही हमारा एक रिलेशन, एक परमानेंट रिलेशन में यहाँ पे कन्वर्ट हुआ।
सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं लोकेश जी और अरुण जी का और साथ में पूरे फेडरेशन का बहुत कहना चाहिए कि आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जो मुझे रेगुलर मेडिकल स्पेशलिस्ट के रूप में मेरा एक मंडे फिक्स करके रखा हुआ है, जिसमें मैं अपनी अपनी जो भी एक्सपर्टीज है, जो भी मेरे स्पेशलिटीज है, उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको कुछ ना कुछ इसमें मेडिकल हेल्प कर सकूं। सो इट्स वेरी गुड एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड अगेन थैंक यू। सो ये लेक्चर मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। कोई भी पर्सनल क्वेश्चन आपका हो तो उसकी बजाय मैं कोशिश करूंगा कि आप कॉमन क्वेश्चंस पहले ले लें, और उसके बाद जो पर्सनल क्वेश्चन होगा उसे मैं पर्सनल फ्रंट पे अपने नंबर पे, मैंने पहले भी लास्ट टाइम कहा था, उसे हम पर्सनली लेना पसंद करेंगे, ताकि हम आपकी पर्सनल क्वेश्चन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या डायरेक्ट काउंसलिंग के थ्रू अटेंड करेंगे। सो ओवर टू लोकेश जी। जी जी जी। शुभांगी जी, शुभांगी कवड़े। शुभांगी कवड़े जी। इनफैक्ट नीलकंठ जी हमारे साथ में हैं, जो मैंने जिस पेशेंट का मेंशन किया अभी, वीना जी और राजीव जी की मदर जो है उनके, तो ये हो सकता है हमको इसमें कुछ पॉजिटिव इनफैक्ट दें। नीलकंठ जी अपना परिचय खुद देंगे कि ये राजीव जी के रिलेटिव हैं, और अभी इनकी हम जो हमारा पेशेंट है, हमारी केबी देवांगन जिनको मैंने ऑपरेट किया है, ये इनके ही कहना चाहिए अभी सुपरविजन में, केयर में अभी भिलाई में रिकवर हो रही हैं। तो नीलकंठ जी से मैं बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना अनुभव हमारे साथ, हालांकि नीलकंठ जी मेरे साथ 5 साल से मेरे मरीज हैं, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये, इनकी वाइफ और इनकी माता जी मेरा मतलब ट्रीटमेंट लेते रही हैं। तो मैं नीलकंठ जी से 5 साल पहले से जुड़ा हुआ हूँ, और अभी कोइंसिडेंटली ऐसे कनेक्ट हो गए कि राजीव जी और ये रिलेटिव निकले, जो कि कोरिलेट हुआ, तो फिर केबी जी का उनका ऑपरेशन फिर मेरे हाथों से हुआ। तो नीलकंठ जी, आपसे हम कुछ सुनना चाहेंगे। नीलकंठ जी आइए। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। हमें तो सर बहुत अच्छा लगा। मैं तो बहुत पहले से इनको क्या है इस मतलब घुटने के लिए मैं इनको बहुत पहले से इनको सलाह दे रहा था कि क्या है, इनको ऑपरेट कर लेना चाहिए, या कम से कम सर को दिखा देते हैं, क्योंकि मैंने तो अपने यहाँ मैडम को सर के पास दिखा ही रहा था। तो लेकिन क्या है, ये मतलब नी रिप्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा क्या होता है, खर्च होता है, ऐसा करके ये क्या करते थोड़ा सा मतलब पीछे हट रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ बीच में, सुनील सर का और हमारे यहाँ राजीव जी का, वीणा जी का, इनका क्या है, फिर बीच में आपस में मुलाकात हुई। तो उसमें फिर कुल मिला के सर क्या हुआ कि हम लोगों ने एग्री हो करके ऑपरेट करा है माता जी का। अभी बहुत अच्छा है सर। अभी अभी मैं तो इनको क्या है, सीढ़ी वगैरह चढ़ना है या चलना है, ये बहुत अच्छा, अभी 1 महीना ही हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है। और सुनील सर का मैं बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद बोलना चाहूँगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। डॉक्टर जी, जी देखिए आपने तो बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके पहले ही मतलब हम लोगों ने ये देखा है, और अभी भी मतलब आप जैसे बोल रहे हैं कि मतलब आधा डॉक्टर तो हो जाते हैं मतलब ये सारी चीजें देखने के बाद। जी तो वाकई में उसी लायक का मतलब आपका वो सेशन है आज का। ये मेरी खाली एक शंका ये है कि मेरा थोड़ा सा पर्सनल है। मेरा लेफ्ट जो घुटना है, वो एक 8 महीने पहले थोड़ा दर्द कर रहा था। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने एक्सरे निकाला। एक्सरे के बाद बताया कि भाई गैस कम हो गई है क्या। तो फिर थोड़ा फिजियोथेरेपी उन्होंने रेकमेंड किया, कुछ दवाई दी। तब से तो मुझे थोड़ी सी मतलब अच्छी राहत मिली है। तो इसको ज़्यादा डिटोरेट नहीं हो क्या, इसके लिए क्या सावधानी लेना पड़ेगी। और दूसरी बात ये कि फिजियोथेरेपी तो मैं करते रहता हूँ,
ये इसको मतलब अगर बर्फ से सेका जाए या मतलब कुछ तेल बील, क्या मतलब इसको इसके ऊपर उपाय है? देखिए, मैं आपको जैसा आपने जैसा बताया ना 8 महीने से है, मैं बताया था इनिशियल में होगा, और ट्रीटमेंट आप पूरा फॉलो कर रहे हैं, देखा ना, आपको थोड़ा सा फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, गर्म पानी या ठंडे पानी का सेक, तो वो जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मैंने बताया बिल्कुल सही फॉलो कर रहे हैं। आप इसमें खास चीज एक करिए, जो भी आपके फिजियोथेरेपिस्ट यदि हैं तो उनसे ना आप क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग बोलते हैं हम लोग, जो सामने की जो मांसपेशियां है ना उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वजन के साथ में एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि यदि मांसपेशियों में पावर ज्यादा अच्छा रहेगा तो आपका पेन और कम होगा। दूसरा, आप साइकिलिंग कर सकते हैं। साइकिलिंग एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है जो घुटने को लोड भी कम देता है और उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तीसरा, आप स्विमिंग कर सकते हैं। तो यदि आप स्विमिंग कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, साइकिलिंग कर पाते हैं तो अच्छी बात है, और यदि वो नहीं भी कर पाते हैं तो आप इवन सिंपल सूर्य नमस्कार वगैरह पोस्चर जिसमें होते हैं ना, जिसको वॉरियर पोज बोलते हैं या फिर कहिए वीरभद्र आसन, ये सारे आसन वगैरह घुटने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि जो योगा सेशंस होते हैं ना उसमें मैं एक आध बार कोशिश करूंगा कि जो योगाचार्य जी अपने जाते हैं उसमें हम मतलब इंटरेक्ट करेंगे, तो आई थिंक जो प्रोडक्टिविटी हमारी चेंज होगी। कई बार मैं ही कनेक्ट नहीं हो पाया हूँ आज तक, तो वो भी आपको काफी बेटर फायदा मिलेगा। तो आप कोशिश करें, आप खासकर कमर, हिप जॉइंट और नी जॉइंट के स्ट्रेंथनिंग के लिए आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट को एक बार उनको बोलिए कि आप मेरे को ये सब करा दीजिए, सिखा दीजिए। और इनफैक्ट ना, यदि आप वो नहीं भी कराते तो आप मुझे पर्सनल इसमें मैसेज कीजिए कि मैं आपको ना बैक, हिप जॉइंट और नी जॉइंट के लिए एक्सरसाइज का एक पूरा पैम्पलेट भेजता हूँ, उसको आप चालू कीजिए, तो आपको उसमें काफी बेनिफिट रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जो है दूध है, खाने पीने की चीजें हैं जिसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में हो, उसका आप सेवन करें। वेट कंट्रोल में रखिए। ओवर एक्टिविटी या ओवर एक्सरसाइज नहीं करना है, हमें एक्सरसाइज करना है लेकिन वो लिमिट के अंदर करना है, क्योंकि अच्छा, यदि इसको ये ओवर करते हैं तो उसका भी वज्रासन में नुकसान वगैरह बैठना नहीं है ना? जी। वज्रासन जो होता है ना। हाँ, वज्रासन डेंजरस है। वज्रासन में हाँ, यदि आप पहले से बैठ रहे हैं तो आप अपनी आदत के कारण बैठ सकते हैं, नहीं लेकिन नहीं नहीं वज्रासन में नहीं नहीं बैठ रहा था, मतलब बहुत पहले 2-4 साल पहले बैठता था। तो हाँ, जब से मतलब डॉक्टर ने मुझे ये चेक किया और बताया, और मुझे फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया कि आप वज्रासन में मत बैठिए कभी। हाँ, वज्रासन में बैठेंगे ना तो जो भी नुकसान है ना वो आगे बढ़ेगा। लेकिन हम्म। कई लोगों को आदत रहती है तो बोलता है ना कि मैं वज्रासन में बैठता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। बट मेडिकली, साइंटिफिकली, टेक्निकली वज्रासन में बैठना आपके घुटने को नुकसान पहुंचाएगा देर सवेर। हम्म। यदि उसकी टेंडेंसी बन गई और यदि पेन शुरू हो गया है तो वो परेशानी बढ़ेगी। तो मैं भी सजेस्ट करूंगा वज्रासन को आप अवॉइड करें। चलिए ठीक है, फरवरी में आने का चांस लग रहा है, रायपुर भिलाई। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो भिलाई बहुत में अच्छी बात होगी। भिलाई में 10 तारीख में पुरानी दीवान जी का एक कार्यक्रम है, जी, और स्वामी जी को और मुझे मतलब इनवाइट किया है। तो लोकेश जी को मैंने बताया था परसों कि भाई अगर फुर्सत हो तो आइए, डॉक्टर से ही मिल लेंगे क्या। अरे बिल्कुल, तो बहुत अच्छा जब भी रहेगा। आऊंगा तो इनफैक्ट मतलब आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। इस इनफैक्ट ना मैं कहूंगा कि इस मीटिंग के थ्रू ना मेरे पास में एज अ पेशेंट ही ना, एक तो ये राजीव और वीना जी का हो गया, एक एक और पेशेंट हमको और कनेक्ट हुए जो पर्सनली यहाँ पे आए थे, उनका मैं एक मिनट नाम बता रहा हूँ। वो भी कनेक्ट हुए थे और मतलब कहिए कि उनको अंगूठे में चोट लग गई तो वो छुट्टियों में यहाँ आए थे, उनका भी हुआ, मैं नाम मेंशन करूंगा। तो जी, यस 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 यस, एग्जैक्टली। तो तो हम अच्छा। हमारे साथ में कहिए जैसे भी हो रहा है कहीं ना कहीं से हम मदद कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने मेरे साथ मतलब वीडियो काउंसलिंग में भी अपना कुछ कुछ डिस्कस किया है। और वो कंटिन्यूटी वीडियो काउंसलिंग की क्या होती है ना कि क्लिनिकल पार्ट थोड़ा सा कवर होना उसमें मुश्किल होता है, इनिशियल जानकारी बस हम दे पाते हैं, जब तक एक बार देखते नहीं है तो वो बहुत इफेक्टिवली नहीं होता। वो कोविड में हालांकि हम लोगों ने किया था, बट दैट्स वेरी गुड। तो ग्रेजुअली ग्रेजुअली इस फोरम के थ्रू हम लोग ना लोकली भी कनेक्ट हो रहे हैं और पर्सनली भी मिल रहे हैं। तो बिल्कुल आप जब भिलाई आ रहे हैं ना, मुझे कुछ दिन पहले एग्जैक्ट डेट जरूर बताइएगा, कहीं ना कहीं से हम यहाँ कनेक्ट होंगे। एंड यू आर मोस्ट वेलकम। जब आप भिलाई आ रहे हैं तो रायपुर तो मुलाकात होना ही चाहिए भाई, बनती है। स्वामी जी आ रहे हैं, स्वामी जी के दर्शन करने के लिए बुलाएंगे आपको। जी जी, भिलाई स्वामी जी शायद 2 दिन रहेंगे। दूर में। बिल्कुल। हाँ। चलिए लोकेश जी, अगर कोई और क्वेश्चन वाला नहीं हो तो
सर मुझे क्वेश्चन था पर वो पर्सनली क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, पूछिए पूछिए। सर जैसे कि मैंने एक बार वज्रासन में बहुत देर बैठा तो, और दबा के बैठा, जैसे कि उसमें तकलीफ होती थी, पर मुझे बताया गया कि आगे से वज्रासन में बैठे तो अच्छा रहता है। मैं हर रोज बैठता था, पर उसी दिन कोई मतलब सॉफ्ट क्लोथ नहीं लिया और वैसे ही बैठा बहुत देर तक। तो उसी दिन से आज 6 महीने हो गए। तो वो पीछे से थोड़ा दर्द होता है। कब दर्द होता है? जब मैं टॉयलेट से उठता हूँ तो दर्द करता है। जैसे कि मैंने डॉक्टर के पास से अभी सलाह ली तो उन्होंने जीरोडॉल एसपी करके एक गोली दी। वो मैंने 5 दिन और 10 दिन भी खाई, 5 दिन से और 5 दिन। मत पर अभी अभी भी उतना दर्द है, मतलब ज्यादा दर्द नहीं, पर जब मैं टॉयलेट से उठता हूँ तो तभी दर्द होता है। तो इसके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या आप क्या आपका सलाह? जो है ना डैमेज जो है, मैं आपको बताया था, जो घुटना जो है ना, देखिए ये जैसे टिबिया होती है, हम्म फीवर होती है, तो ये हम्म जो टॉयलेट में बैठते हैं ना, तो नॉर्मली ऐसा होता है, देखिए पैर आपका है ना, और जब हम्म साइड हम्म से देखिएगा बैठते हैं ना, तो ये पूरा रोल होता है। जब बैठते हम्म हैं ना तो यूं बैठते हैं, देखिए पूरा। और ये हम्म जो कॉर्नर है, यहाँ पे इम्पिंजमेंट होता है। आप जो वज्रासन में बैठे हैं, उसके लिए मैं आप सारे लोगों को मैं एक सजेशन ये देना चाहूंगा, जो भी एक्सरसाइज करें वो बहुत स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, उसका ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ाना है। क्या होता है ना, हम लोग जोश जोश में ना वज्रासन में बैठने बोला है करके आप बैठ गए, आपकी उम्र ज्यादा है, पहले आपकी प्रैक्टिस थी नहीं, जिसके कारण से वहां पे डैमेज माइक्रो था, वो थोड़ा सा मैक्रो में कन्वर्ट हो गया। अब वो रिकवर इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो मेजर डैमेज में आ गया है। आपकी एज क्या होगी? 38 सर। हाँ 38। देखिए आपको वज्रासन में बैठने की प्रैक्टिस पहले नहीं थी, और हम्म आप हम्म सडनली हम्म ओवर एंथम बैठे हैं। कोई भी प्रोसेस को मैं साफ कहूंगा, जहां एक डिस्कम्फर्ट शुरू होता है जिस एक्सरसाइज में, किसी भी एक्सरसाइज में, उस पॉइंट को नोट करें, वो आपका कंफर्ट जोन और डिस्कम्फर्ट जोन है। तो डिस्कम्फर्ट जोन में ज्यादा नहीं घुसना है। इसलिए नहीं घुसना है क्योंकि वो डिस्कम्फर्ट जोन कंफर्टेबल है, नॉर्मल है या डेंजरस है, वो पहचानना बहुत आना चाहिए। यदि वो डेंजरस है तो आपको जैसे नुकसान हुआ वहां पे हो गया। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आपका इसमें पोस्टीरियर मेनिस्कस डैमेज हो चुका है, और उसको रिकवर करने का यही तरीका है कि आप अभी वज्रासन में बहुत लंबा मत बैठिए। अभी केवल मोबिलिटी, रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइज करिए, गर्म पानी से सिकाई कीजिए। जीरो डॉल जो आपको चालू किया है, उसको मैं रिकमेंड करूंगा 5 या 10 दिन नहीं, उसको रेगुलर कंटिन्यूअस 3 सप्ताह लीजिए। उसके बाद देखिए आपको कितना फायदा होता है। और उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर हमको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली मसल स्ट्रेंथनिंग में बेटर होगा। आप मांसपेशियों को मजबूत करने की एक्सरसाइज चालू करेंगे उसमें। ठीक है ओके, थँक यू सर. जी। हो अमरजी झालं का? सॅटिस्फाय आहेत का? हो हो आहे डॉक्टर साहब, उसको कोई ऑयल वगैरह कुछ लगाओ, ऐसा कुछ? नहीं, कोई भी जो वोलिनी जेल वगैरह होता है वो आप ऊपर से लगा सकते हैं, मालिश नहीं करना है। बाकी आप कुछ मत करें, सबसे अच्छा तरीका है गर्म पानी से सिकाई करें, और खाली जो पैर को मोड़ने चलाने की जो एक्सरसाइज होती है उसको रेगुलरली करें। बहुत लोड वाली एक्सरसाइज नहीं करें, जैसे होता है ना दंड बैठक मारना जिसको हम बोलते हैं, वो मत करें। और इंडियन टॉयलेट यदि यूज कर रहे हो तो अभी कुछ दिन के लिए अवॉइड करें, आप वेस्टर्न कमोड यूज करेंगे। ठीक है, और 3 हफ्ते के लिए जीरोडॉल 3 एसपी। हफ्ते के लिए जीरो डॉल, चाहे ठीक हो जाए या नहीं हो, उसको कंटिन्यू। हाँ, हाफ हाफ गोली लूँ ना? हाफ 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 गोली या हाफ नहीं? हाफ नहीं, एक सुबह एक शाम। ठीक 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 हाँ, है पूरी सर. पूरी ओके गोली लीजिए, मतलब 42 गोली खानी है आपको, लगभग 40 से 42 ओके गोली 3 सप्ताह। ओके जी। ओके ओके ये सर. ओके, थैंक डॉक्टर यू. साहब, ये गर्म पानी से सेकना है कि बर्फ से वो करना है, ठंडे से या बर्फ से सिकाई में थोड़ा सा कॉम्प्लिक, मतलब उतना इफेक्ट नहीं आता। आप गर्म पानी से करके देखिए, आपको ज्यादा बेटर फायदा होगा। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बर्फ से सिकाई करके देखिए। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, आपको गर्म पानी से ज्यादा अच्छा लगता है, गर्म पानी से कीजिए। और गर्मी में बहुत गर्म पानी से नहीं कर पाते, लेकिन ठंडी में, बरसात में आप गर्म पानी से करें, आपको गर्म पानी से बेहतर फायदा होगा। आइस पैक थोड़ा कम फायदा करता हाँ। ओके ओके ओके, थैंक यू सर. है। जी। ओके. चलिए लोकेश जी, अभी तो कोई नहीं है। संजय जी, कुछ पूछना है क्या? डॉक्टर उत्तम जी, लोकेश उत्तम जी, जी। मेरे एक क्वेश्चन था। जी उत्तम जी।
डॉक्टर साहब मेरी एज 68 ईयर्स है अभी।